एक छोटे से शहर में मोहन नाम का एक मेहनती आदमी रहा करता, जो स्वभाव से बहुत ही हंसमुख होता है। लोगों को हमेशा ही हंसाने की कोशिश करता रहता। मोहन एक स्कूल की वैन चलाने का काम करता है। सुबह वो बच्चों को स्कूल छोड़कर आता। मोहन की खुद की भी एक प्यारी सी बिटिया होती है, रिंकी, जो 6 साल की है और जिसकी खुशी के लिए मोहन कुछ भी करने को तैयार रहता। अरे यार, जल्दी से खाना दे दो, स्कूल का टाइम हो रहा है। बच्चे लेट हो गए तो मेरी कंप्लेन हो जाएगी। हाँ, बस खाना तैयार हो गया है, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और रिंकी को भी स्कूल छोड़ते हुए चले जाना, मेरा एक काम तो कम हो जाएगा कम से कम। अरे बिल्कुल मेरी प्यारी संतो, तू कहे तो मैं तेरे सारे काम कर दूं। बस हर वक्त मजाक ही करते रहा करो। अरे मेरी प्यारी, एक ही तो जिंदगी मिली है, अब इसमें भी मुंह लटका कर रहेंगे तो भला क्या जिंदगी जिएंगे। पापा जल्दी चलो, स्कूल के लिए मुझे लेट हो रहा है। अरे बेटा, चलो चलो, मैं बैग टांग लेता हूँ तुम्हारा। मेरी रानी बेटी को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से मोहन अपने परिवार को खुश रखता। स्कूल की बस चलाकर उसे जो भी कमाई मिलती, उससे वो बहुत खुश रहता था। अरे मोहन, आ गया तू? हाँ, बस अभी आया हूँ। तुम कब पहुँचे बच्चों को लेकर? अरे यार, पहुंचा तो अभी हूँ, लेकिन बस क्या बताऊँ, एक तो जिन बच्चों को लेकर मैं आता हूँ वो इतने शरारती हैं कि वैन में ही एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। और फिर जिस रास्ते से मैं आता हूँ ना, वो रास्ता इतना खराब है कि बस क्या ही बताऊँ। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। चलो अच्छा है, जिन बच्चों के साथ में आता हूँ वो तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। अरे हम तो हंसी मजाक करते ही रहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा एक बात बता, दिवाली आ रही है, क्या सोचा है इस बार दिवाली पर? अरे यार, मैं भी बस यही सोच रहा था कि स्कूल वाले अगर दिवाली से पहले पगार दे दे तो यार दिवाली बढ़िया बन जाएगी। हाँ यार, कह तो सही रहा है। चल मिलते हैं फिर। हाँ हाँ, चल ठीक है। मोहन अपनी तनख्वाह का इंतजार करता। कुछ दिन बीतते हैं और स्कूल की छुट्टियों का वक्त आ जाता है। मोहन को उम्मीद होती है कि स्कूल वाले तनख्वाह दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अरे सोनू, तुझे तनख्वाह मिली क्या? यार आज से तो छुट्टियां हो जाएगी। नहीं, मुझे तो नहीं मिली और मैं उसी का इंतजार कर रहा था। प्रिंसिपल से बात भी की थी, लेकिन वो खड़ूस कहता है कि तनख्वाह वक्त पर ही मिलेगी और दिवाली के नाम पर एक मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया। अच्छा, तुम बात करने गए थे? फिर तो मेरे जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने सोचा था कि जाकर तनख्वाह के लिए कह दूंगा, लेकिन लगता है यार इस बार दिवाली बिना तनख्वाह के मनानी पड़ेगी। अरे लेकिन कम से कम अपना मिठाई का डब्बा तो लेकर जा, वो क्यों छोड़ रहा है भाई? हाँ, वो तो ले आऊंगा। मिठाई का डिब्बा तो मोहन ले आता है, लेकिन अब थोड़ा सा परेशान होता है कि अब क्या करे। उसे अपनी बेटी रिंकी को साइकिल दिलवानी थी, उसके लिए कपड़े भी लाने थे, घर में पेंट भी तो कराना था और अपनी पत्नी को नई साड़ी भी तो दिलवानी थी। इसी बारे में सोचते हुए वो अपने घर पहुंचता है। अरे क्या बात है, आज हमारे कपिल शर्मा को क्या हुआ है? हमेशा हंसने और हंसाने वाला चुपचाप बैठा है। अरे संतो, क्या बताऊं, सोचा था दिवाली से पहले स्कूल से तनख्वाह मिल जाएगी तो दिवाली बहुत अच्छे से मना लेंगे, लेकिन प्रिंसिपल का तो कहना है कि इस बार तनख्वाह वक्त पर ही मिलेगी। अरे तो क्या इस बात पर आप इतना परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं, हमारे पास जो है हम उसी में काम चला लेंगे। देखते हैं क्या हो सकता है, मैं भी कुछ सोचता हूँ। पापा पापा, पता है आज मैंने क्या खाया? क्या खाया मेरी प्यारी बिटिया ने? पापा, आज मम्मी मुझे स्कूल से लेने गई थी तो वह रास्ते में एक कचौरी वाला था जो साइकिल पर कचौरी बेच रहा था। आज मैंने वो कचौरियाँ खाई और वो बहुत स्वादिष्ट थी। पापा, मैं कल भी वो कचौरियाँ खाऊंगी। अरे वाह, मेरी प्यारी बिटिया को कचौड़ियाँ बहुत पसंद आई। हाँ पापा। संतो, क्या तुमने सुना रिंकी ने क्या कहा? अरे हाँ भाई, उसे वो कचौड़ियाँ बहुत पसंद आई। बार बार कही जा रही थी कि साइकिल वाली कचौड़ियाँ फिर से खाएगी। अरे संतो, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम राजमा चावल मटर पनीर पूड़ियाँ और सारा खाना इतना अच्छा बना लेती हो, तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं?
हम कैसे कर सकते हैं? हम कहाँ बेचेंगे? अरे तू खाना इतना अच्छा बनाती है और मेरे पास वैन है, तो मैं भी तो गली गली जाकर खाना बेच सकता हूँ। क्या कहती है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो और अगर ये करना है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ आपको? तो ठीक है संतो, हम कल से ही काम शुरू करते हैं। आज बाजार जाकर सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। अब दिवाली से पहले ये नया काम करके मैं बहुत पैसा कमा लूंगा और अपनी रिंकी बिटिया के लिए पसंदीदा चीजें भी ले आएंगे। अच्छा ठीक है जी, आप सामान ले आइए, हम कल से ये काम शुरू कर देंगे। अब मोहन बाजार जाता है और खाने के हिसाब से सारा का सारा सामान ले आता है। संतोष भी अगले दिन की सारी तैयारियां कर देती है। दोनों ही अब ये ठान चुके थे कि अब उन्हें ये काम करना ही होगा। दोनों मेहनती ते होते ही हैं। तो बस फिर क्या, अगली सुबह होती है और संतोष सुबह सुबह उठकर सारा खाना बनाने में लग जाती है। सुनो जी, मैंने राजमा चावल मटर पनीर तो बना कर रख दिया है और पूरी अब हम साथ साथ तल लेंगे। अरे वाह संतो, तूने तो कमाल कर दिया। अरे कितना बढ़िया काम किया है तूने। अब मैं सारा सामान रख लेता हूँ और निकल जाता हूँ सामान बेचने। और तू चिंता मत कर, पूड़ियाँ मैं खुद तल लूंगा। अरे तेरे साथ रहकर इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। इतना कहकर मोहन सारा सामान अपनी वैन में जमा लेता है और बना लेता है अपनी वैन को चलता फिरता ढाबा। अब वैन लेकर वो पहुंचता है बाजार। मोहन को दोपहर हो जाती है। वो इंतजार करता है ग्राहक आने की, लेकिन कोई भी नहीं आता। अरे यार, मैंने तो सोचा था कि खाना खाने की लाइन में बहुत पैसा है और यहाँ तो बिक्री भी नहीं हुई सुबह से। अरे भाई, तुम हो कौन? तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है, नए हो क्या? जी, मैंने अभी अभी अपना चलता फिरता ढाबा शुरू किया है। अच्छा, तो फिर क्या क्या है खाने में? सर, राजमा चावल, मटर पनीर और साथ में पूड़ियाँ भी हैं। ठीक है, 1 प्लेट राजमा चावल लगा दो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। सर, आप खाकर देखिए ना, खाना बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, मजा ही आ गया। इतने स्वादिष्ट राजमा चावल पहली बार खाए मैंने। थैंक यू सर। इसके बाद मोहन के पास और कई ग्राहक आते हैं जो उसका खाना खाते हैं और तारीफ करते हैं। सभी को मोहन के चलते फिरते ढाबे का खाना बहुत ही पसंद आता है। अब मोहन बाजार में अपने चलते फिरते ढाबे के साथ घूमता है, एक जगह से दूसरी जगह। इससे उसकी कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है और शाम होते होते उसका सारा खाना भी बिक जाता है। तभी उसके पास वही पहला ग्राहक आता है। तुम्हारा क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहन है। तो मोहन, ये हमारे ऑफिस का पता है। हमारा लंच टाइम 1 बजे होता है। तुम अपना चलता फिरता ढाबा लेकर हमारे ऑफिस के बाहर 1 बजे पहुंच जाया करना, क्योंकि हमारा स्टाफ खाने को लेकर बहुत परेशान रहता है। उन्हें खाने के लिए दूर जाना पड़ता है और अगर तुम ऑफिस के बाहर ही आ जाओगे तो उन लोगों का समय भी बचेगा और उनको अच्छा खाना भी मिल जाएगा। जी जी, जरूर सर। मोहन बहुत खुश होता है। अपने घर पहुंचकर वो संतो को सारी बात बतलाता है। संतो भी बहुत खुश होती है। संतो, ये सब तेरी और रिंकी की वजह से हुआ है। कैसी बात करते हो आप? ये तो आपकी मेहनत है। अरे नहीं, रिंकी की वजह से मुझे ये आइडिया मिला और तुमने इतनी मेहनत से सारा खाना बनाया। मैंने तो बस बाजार में जाकर बेचा ही है। इस कमाई की असली हकदार तुम दोनों ही हो। ये हम सब की मेहनत है, किसी एक की नहीं। तो इसके हकदार हम सब है। अच्छा चलो, हाथ मुंह धो लो, खाना खाकर आराम करो। कल भी तुम्हें अब अपने नए काम पर जाना है। मोहन खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह होती है। एक बार फिर से संतोष सुबह जल्दी उठकर सारा खाना तैयार करती है। मोहन एक बार फिर से अपनी वैन में खाना रख लेता है और निकल पड़ता है अपने चलते फिरते ढाबे के साथ। पहले वो बाजार में जाकर खाना खिलाता है, जिसके बाद वो घड़ी को देखता है। अरे 1 बजने वाले हैं, मुझे बाबूजी के दिए हुए पते पर जाना होगा। लंच टाइम जो होने वाला है। ओह,
थैंक गॉड मोहन, तुम आ गए। मैं यही सोच रहा था, पता नहीं तुम यहाँ आओगे भी या नहीं। अरे सर, कैसे नहीं आता। आपके स्टाफ के लोगों को खाना खाना था और मुझे लोगों को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मोहन, अपने काम पे लग जाओ, लंच टाइम होने ही वाला है। मोहन ऑफिस के बाहर अपने चलते फिरते ढाबे के साथ खड़ा होता है। वहां से भी आते जाते समय लोग रुककर खाना खा रहे थे और ऑफिस का लंच टाइम भी हो जाता है। पहले तो मोहन को कोई भी आता दिखाई नहीं देता, जिससे वो दुखी हो जाता है कि शायद लोगों को खाना ना खाना हो। लेकिन तभी वहां पर देखते ही देखते बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो राजमा चावल मटर पनीर के साथ पूरी खाना पसंद करते हैं। भाई यार, पेट पूरा भर गया। बहुत दिनों बाद कुछ ढंग का खाने को मिला, नहीं तो बाहर के चाउमीन मोमोज खा के मेरी तो हेल्थ ही खराब हो गई थी। सही कह रहा है भाई, इस ढाबे वाले का खाना कमाल का था। अब रोज यहीं से खाया करेंगे। इसी तरह से मोहन का सारा खाना बिकता है और तभी उसके पास आता है एक छोटा सा बच्चा। अरे मोहन अंकल, आप यहाँ? अरे मेरे शरारती बच्चे, तुम यहाँ कैसे? अरे अंकल, ये मेरे पापा की कंपनी है और ये मेरे पापा है। अरे सर, आप? अच्छा, तो तुम वही मोहन हो जिसके बारे में मेरा रोहन बात करता रहता था। मोहन अंकल, देखा, हम मिल गए। मैंने ना आपके खाने की तो बहुत तारीफ सुनी थी, तो मैं भी आ गया खाने। अरे आप तो यहाँ भूख लग रही हो, मेरे को खिलाओ ना, भूख लग रही है। हाँ जरूर, तुम्हें तो खिला खिलाकर मोटा कर दूंगा। इसके बाद रोहन अपने पापा के साथ अपने घर चला जाता है और मोहन भी बहुत खुश होता है। इसी तरह से वो रोज खाना लेकर बाजार जाता, फिर ऑफिस के बाहर जाता। अब चलते फिरते ढाबे से वो अच्छी खासी कमाई कर रहा था। दिवाली से पहले अपनी इसी कमाई से वो अपने घर पर नया पेंट भी करवा लेता है और फिर आखिरकार आ ही जाता है दिवाली का दिन। संतो, तैयार हो जाओ, बाजार चलना है। आज हमें बहुत सारा सामान खरीदना है। हाँ जी, बस अभी तैयार हो लेती हूँ और रिंकी को भी तैयार कर दूँ। रिंकी बिटिया, तुझे आज जो भी चाहिए, तुझे सब कुछ तेरे पापा दिलाएंगे आज। सच पापा, आप मुझे सब दिलवाओगे? हाँ बेटा। मोहन अपनी पत्नी और बेटी के साथ जाता है बाजार। रिंकी को साइकिल और कपड़े दिलवाता है, साथ ही साथ अपनी पत्नी के लिए भी सुंदर सी साड़ी खरीदता है। आखिरकार मोहन की दिवाली उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी होती है और ये सब होता है उसके चलते फिरते ढाबे की वजह से। सीमा एक छोटे से गांव में अपने गरीब माता पिता के साथ रहा करती थी, लेकिन किस्मत से सीमा की शादी एक संपन्न भरे पूरे परिवार में हुई थी, जिनका शहर में अच्छा खासा कारोबार था। ससुराल में सीमा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सीमा का पति रमेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो सीमा को हर तरीके की आराम भरी जिंदगी दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीमा के माता पिता गाँव में गरीबी भरा साधारण सा जीवन बिता रहे थे, जहाँ कभी बिजली की कमी तो कभी पानी की कमी। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी माँ को फोन करके बोलती है। माँ, कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? मुझे माफ करिए, मैं आपको फोन नहीं कर पाई। कई दिनों से मेरा दिल लगा हुआ था, इसलिए आज समय निकाल कर मैंने आपको फोन कर लिया। कोई बात नहीं बेटा, अब तेरी इतने बड़े घर में शादी हुई है, वहाँ पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ तेरे सर पर होंगी, मैं समझ सकती हूँ। माँ, आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मिलूं। कोई बात नहीं बेटी, मैं जल्दी तेरे पिता को लेकर तेरे से मिलने आऊंगी। आप सच कह रही हैं ना माँ? आप मुझसे मिलने के लिए शहर आएंगी? हाँ बेटा, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि तुम्हारे पिता के साथ तुमसे मिलने के लिए आऊँ। इसी बहाने कम से कम शहर देख लूंगी। सीमा अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन उसके घर वाले उससे मिलने के लिए नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ गर्मियों की छुट्टियों में सीमा को अपने मायके वालों की चिंता लगी रहती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके माता पिता और भाई बहन इतनी भीषण गर्मी में
गांव में आखिर कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे। इस बार उसने फैसला किया कि वो अपने मायके वालों को अपने ससुराल बुलाकर ही रहेगी, ताकि कुछ दिन वो भी आराम से बिता सके। सीमा इन सभी बातों पर सोच विचार कर रही होती है कि तभी वहाँ उसका पति रमेश आता है। रमेश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आपके पास थोड़ा सा समय है मेरे लिए? हाँ बोलो सीमा, क्या बात है? तुम्हारे लिए तो समय ही समय है, बताओ। रमेश जी, आपसे मेरे घर के हालात नहीं छिपे हैं। आप जानते हैं कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं तो यहाँ पर ऐशो आराम में रह रही हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरे मायके वाले बहुत परेशान हैं। इस समय बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, वो लोग बिल्कुल जल रहे होंगे। अगर आप बुरा ना मानो और आपको कोई परेशानी ना हो, क्या मैं अपने मायके वालों को कुछ समय के लिए अपने ससुराल में बुला सकती हूँ? सीमा, ये क्या कर रही हो तुम मुझसे पूछ रही हो, शर्मिंदा कर रही हो तुम तो मुझे। अरे तुम्हारा भी घर है, तुम्हें जिसको बुलाना है तुम बुला सकती हो, और वो तो तुम्हारे परिवार वाले हैं, उनसे भला क्यों ही ऐतराज होगा मुझे। आपने ऐसा बोलकर मेरे दिल का बोझ ही हल्का कर दिया। अगर आज के जमाने में भी सभी लोग आपके जैसे सोचने लग जाएं, तो अमीर और गरीब का फर्क ही इस दुनिया से मिट जाएगा। आप बहुत अच्छे हैं रमेश जी। ठीक है, बस बस इतनी तारीफ मत करो। अरे तुम परिवार वालों को निमंत्रण भेज दो और ये कहना ना कि मैंने बुलाया है, क्योंकि तुम बोलोगी ना कि तुमने बुलाया तो झिझक में शायद ना भी आए। इसलिए ना तुम मेरा नाम लेना, क्योंकि दामाद के बुलाने पे वो लोग जरूर आएंगे। जी ठीक है, मैं बोल दूंगी, और ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग जरूर आएंगे। अपने पति से बात करने के बाद सीमा अपने माता पिता को फोन करती है और उन्हें अपने ससुराल आने का निमंत्रण भी देती है। शुरू में तो वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन सीमा जब उन्हें बताती है कि ये फैसला सीमा का नहीं बल्कि उनके दामाद का है, इतना कहकर सीमा फोन रख देती है। सीमा के मायके वाले सीमा के ससुराल जाने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो सभी लोग शहर के लिए रवाना हो जाते हैं और लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो सीमा के ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां सीमा अपने पति के साथ बड़ी सी गाड़ी लेकर उनका इंतजार कर रही होती है। तभी सीमा अपनी माँ को देखकर जोर से गले लग जाती है और बोलती है, माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सभी लोग एक साथ यहाँ पर मेरे सामने खड़े हैं। अरे दामाद जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पैर छूकर आप मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। आप हमारे घर के दामाद हैं, मैं आपको ऐसे ही आशीर्वाद दे दूंगी, और आपने हमें यहाँ बुलाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हो? ये आपका भी तो घर है, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो, और आपने मुझे अपनी बेटी दी है, और क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? आपके जैसे दामाद को पाकर तो मेरा जीवन सफल हो गया। आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी बात का कोई घमंड नहीं है। आपका जैसा इंसान तो दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मम्मी जी, आप यहीं खरी खरी आप बातें करेंगी क्या मुझसे? घर तो चलिए, आपकी स्वागत की बहुत तैयारियां बची हुई है। रमेश सीमा के मायके वालों को अपनी बड़ी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है। सभी लोग शहर की ऊंची इमारतें और सड़कें देखकर बड़े खुश होते हैं। कुछ देर बाद सीमा अपने मायके वालों को लेकर घर पहुंचती है, जहां उसके ससुराल वाले उन सभी को बहुत प्यार से स्वागत और सत्कार करके घर के अंदर बुलाते हैं और उन्हें चाय पानी और मिठाइयाँ देते हैं। साथ ही उनके रहने की खास व्यवस्थाएं भी करवाते हैं। सभी को एक एक कमरा पूरी सुख सुविधाओं के साथ दिया जाता है। यह सब देखकर सीमा अपने पति से कहती है, रमेश जी, आपने मेरे मायके वालों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की, उनकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सीमा, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया है। तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप है, और माँ बाप को खुशियाँ देना बच्चों का फर्ज बनता है। देखो, हम शहर में रहते हैं तो हम गाँव जाते हैं तो हम एक अलग अनुभव होता है। उसी तरह तुम्हारे परिवार वाले शहर में आए हैं तो उनको भी तो कुछ अलग अनुभव होना चाहिए। मैं ना कोई कमी नहीं छोड़ने वाला उनकी मेहमानी में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज आपकी इज्जत मेरी नजर में और ज्यादा बढ़ गई है। अब तुम ना ये धन्यवाद करना ना छोड़ो और मायके वालों पे ध्यान दो। उन्हें किसी भी चीज की ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ऑर्डर है। मैं आपके इस ऑर्डर को जरूर पूरा करूंगी। सीमा के मायके वाले जब उसके ससुराल रहने लगे तो उन्होंने एक नई दुनिया का अनुभव किया। वो एसी के ठंडी हवा में सोते और स्विमिंग पूल में नहाते। वह ये चीजें देखकर दंग रह जाते हैं कि बेटे के ससुराल में सारी चीजें कितनी ज्यादा सुविधाजनक है। ना यहाँ पानी की किल्लत है और ना ही बिजली की किल्लत है।
सीमा के मायके वाले सीमा के ससुराल आकर बड़े खुश थे। रमेश उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाता और कई फेमस जगहों पर उन्हें घुमाकर भी लेकर आता है। ऐसे ही एक दिन सीमा की माँ कमरे में आराम कर रही होती है। तभी सीमा उनके पास जाती है और बोलती है, माँ, आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी तो महसूस नहीं हो रही है ना? आप खुश तो है ना यहाँ रहकर? आपको अजीब तो नहीं लग रहा ये सोचकर कि आप अपनी बेटी के ससुराल में हैं? नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेरे ससुराल में आई हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही घर में हूँ। तेरे पति ने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम मायके वाले हैं। उन्होंने हमेशा अपने माँ बाप की तरह हमारी सेवा करी है और हमारा सम्मान किया है। तू बहुत किस्मत वाली है बेटा, जो तुझे ऐसा पति मिला है। हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोली। रमेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी पीठ पीछे भी आप लोगों की बुराई नहीं करी और ना ही कभी ये पूछा कि आप लोग कब जाएंगे। वो तो हमेशा बस ये बोलते हैं कि आज आप लोगों को यहाँ घूमना है और वहाँ घूमना है। बेटा, तेरे पति के कारण आज हमने वो दुनिया देखी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा। सीमा के ससुराल वाले उसके मायके वालों का बहुत सम्मान करते हैं और इसी बीच दोनों परिवारों का रिश्ता काफी ज्यादा गहरा हो जाता है। सीमा के ससुराल वालों को इस बात का एहसास होता है कि साधारण लोग दिल से कितने अमीर होते हैं। कुछ दिनों बाद सीमा के मायके वाले उसके ससुराल वालों का धन्यवाद कर अपने गांव वापस लौट जाते हैं। साथ ही उनके ससुराल वाले फिर दोबारा उन्हें आने का निमंत्रण भी दे देते हैं। इस तरह सीमा के मायके वाले लौटकर वापस अपने घर तो आ जाते हैं, लेकिन गर्मियों में बिताई हुई अपनी बेटी के ससुराल में वो छुट्टियां वो लोग कभी भूल नहीं पाते हैं। राम एक साधारण किसान है जो गांव में अपने छोटे से खेत पर मेहनत करके अपना काम और अपने परिवार का गुजारा करता था। उनकी पत्नी सीमा एक समझदार और संप्रत महिला थी। उनका एक बेटा मोहन है जो शहर में पढ़ाई कर रहा है। राम और सीमा ने बड़ी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाई के लिए भेजा ताकि वो अच्छे से भविष्य की नींव रख सके। कुछ टाइम बाद मोहन की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसे अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। वो बहुत खुशखबरी लेकर अपने गांव आता है और अपने माता पिता से बोलता है, माँ, पिताजी, आप लोग के दुख के दिन खत्म हो गए। मुझे ना शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। अब आप लोग ना चिंता मत कीजिएगा। आप लोग को अब कभी भी किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आपको हर एक चीज लाकर मैं दूंगा, क्योंकि इस घर की जिम्मेदारी अब से मैं उठाऊंगा। बेटा, तेरे मुंह से ये सब सुनने के लिए बरसों से इंतजार कर रही थी। कब तू आकर मुझसे कहेगा कि माँ, अब मैं इस घर की सारी जिम्मेदारी उठाने लायक हो गया हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है। मैंने अपने बेटे को इस लायक बना दिया है कि वो घर की जिम्मेदारी निभा सके। हाँ माँ, मैं आज इस लायक बन गया हूँ कि मैं आप लोगों की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकूँ। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा, बोल ना, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? आज तू जो बोलेगा तेरी सारी बात मान लूंगी। तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। माँ, शहर में मैं पूजा नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और पूजा भी बहुत समझदार है और पढ़ी लिखी भी है और मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। लेकिन अगर आप लोगों की मर्जी नहीं है तो मैं शादी नहीं करूँगा। बेटा, आज तक मैंने तुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, जो आज करूँगी। अगर तूने पसंद किया है तो जरूर लड़की अच्छी होगी। मुझे और तेरे पिताजी को इस शादी से कोई परेशानी नहीं है। हम तेरी पसंद की हुई लड़की से तेरी शादी करवा देंगे ताकि तू जीवन में कामयाब हो सके। जब किसी इंसान को मनपसंद चीज मिलती है तो उससे उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और उसका ध्यान काम में बहुत लगता है। अपने माता पिता की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद उसके माता पिता उसकी पसंद की लड़की के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। पूजा का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था और स्नेही था, जिससे राम और सीमा दोनों ही बहुत खुश होते हैं। पूरे परिवार में एक नया जोश और ऊर्जा आ जाती है। पूजा ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था, जिसे खुश होकर सीमा पूजा से बोलती है, बहू, तुम्हारे इस घर में आने से घर की रौनक बढ़ गई है। तुम इस घर की लक्ष्मी का रूप हो। तुम्हारे आते ही चारों तरफ खुशियाँ फैल गई हैं। माँ जी, इतना प्यार करने वाला ससुराल पाकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे जैसे बिना माँ बाप की बेटी को इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा। तुम्हारे आते ही चारों तरफ खुशियाँ फैल गई हैं। बहू, तुमने आज तो बोल दिया, लेकिन आज के बाद ये बात जुबान पे मत लाना। तुम्हारे माँ बाप है ना, हम है तुम्हारे माँ बाप। आज के बाद तुम कभी भी अपने आप को बिना माँ बाप की मत समझना। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी इस बात को अपनी जुबान पर लेकर नहीं आऊंगी।
सीमा बड़े ही प्यार से अपनी बहू को गले लगा लेती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक से एक दिन राम की तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टर से जांच करवाने पर पता चलता है कि उसे गंभीर बीमारी है। राम की बीमारी के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी थी। सीमा और पूजा मिलकर घर के खर्चों को संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कठिन समय में मोहन को अपनी नौकरी छोड़कर घर आना पड़ता है, जिसके कारण वो भी आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। अपने पति की कमजोरी को देखते हुए पूजा ने अपनी पढ़ाई और कौशल का सही उपयोग करते हुए एक छोटा सा व्यापार शुरू करने का फैसला किया और इस बारे में बात करने के लिए वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण घर की स्थिति दिन पे दिन बहुत खराब होती जा रही है और नौकरी जाने की वजह से ये भी आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं। अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए मैं एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। बहू, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, वरना कुछ टाइम बाद तो हमारे खाने के लाले पड़ने लगेंगे। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बस मुझे नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आज्ञा दे दीजिए। बहू, मैं तुझे आज्ञा दे दूंगी, लेकिन नया व्यवसाय शुरू करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इस टाइम हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, नया व्यवसाय कैसे शुरू करेंगे हम? माँ जी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनी शादी के गहनों को गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ और जैसे ही मेरा काम सेट हो जाएगा मैं उन गहनों को छुड़ा लूंगी। सीमा को अपनी बहू पर बहुत विश्वास था, जिसके कारण वो गहने को गिरवी रखने की इजाजत दे देती है। जिसके बाद पूजा ने घर की महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे पूजा के काम की सराहना होने लगी और उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। पूजा ने अपने परिश्रम और लगन से परिवार की आर्थिक स्थिति को संभाला और राम के इलाज के लिए पैसे भी जुटाए। पूजा की मेहनत और आत्मविश्वास ने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। उन्होंने पूजा के काम में मदद करना शुरू किया। गांव की औरतें भी पूजा के साथ मिलकर काम करने लगी। इस प्रकार पूजा ने न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि गांव के विकास में भी अपना योगदान दिया। ये सब देखकर सीमा ने अपने बेटे मोहन से कहा, बेटा, तेरी पसंद सच में बहुत अच्छी थी। अगर मैंने उस टाइम तेरी पसंद पे विश्वास नहीं किया होता तो आज हमारे घर के हालात कभी नहीं सुधरते। तेरी पसंद तो बहुत तगड़ी निकली। उसने ना ही सिर्फ घर को संभाला है, बल्कि पूरे गांव में औरतों को नया रोजगार के बारे में बताया है। आप सही कह रही है माँ। मेरी आर्थिक रूप से कमजोर हालत में उसने मेरा साथ दिया। जब भी मैंने उसे पैसों को लेकर सहायता मांगी, उसने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, क्या करोगे, क्या खर्च करोगे, कहाँ खर्च कर दिए, कोई सवाल नहीं किया। चुपचाप मुझे पैसे दे दिया और मेरी मदद की और अब मेरी बारी है कि मैं उसकी मदद करूंगा। हाँ बेटा, मैं भी तुझे यही बोलने वाली थी। अब दोबारा नौकरी पे जाने की क्या ही जरूरत है। तू बहू के साथ उसके व्यवसाय में उसकी मदद कर दियो और उसे आगे बढ़ाइयो, क्योंकि नौकरी से अच्छा है अपना खुद का बिजनेस होता है। जब तेरी खुद की बीवी इतनी तगड़ी है तो तुझे किसी चीज की क्या ही जरूरत है। माँ आप सही कह रही है। पूजा पे मुझे पूरा यकीन है, कुछ समय में वो अपने बिजनेस को एक बुलंदी के आसमान पे पहुँचा देगी। बेशक मैं कमजोर था, जिसके कारण कभी खुद का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाया, लेकिन मेरी पत्नी वो करके दिखाएगी जो उसका पति नहीं कर पाया। आज पूरे गांव में उसका नाम चलता है। उसकी कामयाबी को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ जो ऐसी पत्नी मुझे मिली है। इस बात के लिए मैं अपने आप को नसीब वाली समझती हूँ कि मैं इसे अपने घर बहू बनाकर लाई। मैं कब से दूर खड़ी होकर आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी तारीफ करते जा रहे हो। ये मत भूलिए कि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहारे ही पहुँची हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता और मुझे पीछे खींच लिया होता तो मैं इस मुकाम पर कभी नहीं पहुँच पाती। इसीलिए आज मेरी इस कामयाबी के पीछे आप सभी लोगों का हाथ है। मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो इस घर की बहू बनकर आई हूँ। हाँ बहू, हम मानते हैं कि हमने तेरा साथ दिया, लेकिन तेरे अंदर वो कला थी ना जिससे तूने बुरे समय में अपने ससुराल को संभाल लिया। इसलिए मैंने सोचा है कि अब तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा साथ मैं दूंगा और दोबारा नौकरी करने शहर नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर पूजा खुश हो जाती है और उस दिन के बाद से मोहन पूजा के बिजनेस में उसका हाथ बटाना शुरू कर देता है। समय बीतता है और समय के साथ पूजा और मोहन की मेहनत रंग लाती है। राम का इलाज ठीक से हो गया था और वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा था। अब परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी थी और उसका परिवार विस्तार हो चुका था, जिसके कारण परिवार में खुशहाली वापस आ गई थी। पूजा की मेहनत और संपन्न ने सबका दिल जीत लिया था। राम और सीमा को अपनी बहू पर गर्व था। मोहन भी अपनी पत्नी की ताकत और मेहनत को देखकर बहुत खुश था। उर्मिला एक पूजा पाठ करने वाली बड़ी ही धार्मिक औरत थी।
वो बिना नहाए एक दिन भी नहीं रह सकती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहू का नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और उसे कम से कम 10 बार बोलना पड़ता था। उसकी ना नहाने वाले आदत के चलते हमेशा सास बहू में कोई ना कोई बहस होती ही रहती। एक दिन सुबह के समय उर्मिला अपनी बहू को जोर जोर से आवाज देती है। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? जरा मेरे पास आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। क्या हुआ माँ, आपने बुलाया? कोई काम था क्या? बेटा, तेरा नाम काजल है क्या, जो मेरी आवाज सुनते ही तू दौड़ा चला आया? ऐसी बात नहीं है माँ, वो मैंने सोचा कि जरूरी काम होगा इसलिए मैं खुद आ गया। तुझ तक मेरी आवाज चली गई, लेकिन उस महारानी तक मेरी आवाज नहीं गई। वो क्या कर रही है? माँ वो तो सो रही है, आप लगातार आवाज लगा रही थी तो मुझे लगा कुछ काम होगा तो मैं आ गया। इतनी देर हो गई है, अब तक वो महारानी सो रही है। अगर वो इतनी देर तक सोएगी तो घर में पूजा पाठ और सब बाकी काम कौन करेगा? माँ आप तो जानती हो ना कि काजल कितना फास्ट काम करती है। बस थोड़ी देर में उठ जाएगी और सारा काम कर लेगी। आप गुस्सा क्यों कर रही हो? तू तो अपनी बीवी का इतना बड़ा गुलाम हो गया है कि तुझे अपनी बीवी की गलत बात पर भी गुस्सा नहीं आता। पता नहीं किस मिट्टी का हो गया है तू, जिसे अपनी बीवी के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। उर्मिला की बात सुनकर अशोक को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी उर्मिला फिर बोलती है, अरे तू फिर वापस जा रहा है? अभी बात भी नहीं सुनी? माँ सुनने तो वही आया था, लेकिन अब दूसरी बात लेकर बैठ गई तो मैं क्या करता, इसलिए जा रहा था। अब ऐसे भी मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कर, बताती हूँ मैं। एक काम कर, जाकर अपनी पत्नी को जगा और बोल कि मैंने नीचे बुलाया है, घर का काम करना है। यही बात अगर सीधे सीधे आप पहले बोल देती तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता ना माँ। आप दोनों सास बहू का क्या ही होगा। अशोक इतना कह ही रहा था और वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में पहुंचकर काजल को जगाते हुए बोलता है, काजल, काजल उठो। अरे उठो यार, कितना सोती हो तुम। अरे माँ बुला रही है, रोज तुम्हारे कारण मुझे डांट सुननी पड़ जाती है। उठ जाओ। क्या हुआ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माँ जी की तो आदत है रोज चिल्लाने की, आप उनकी बात को इतना ध्यान ही क्यों देते हैं? तुम मुझे ना ये लेक्चर ना बाद में देना, अभी जाकर ना घर के काम निपटा लो, इसीलिए माँ चिल्ला रही है तब से। जी ठीक है, जैसा आप कहें, मैं अभी जाकर सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद तो माँ जी का गुस्सा शांत हो जाएगा ना। अरे मुझे क्या पता उनका गुस्सा शांत होगा कि नहीं, लेकिन हाँ तुम अगर जल्दी जाओगी ना तो वो चिल्लाना बंद कर देंगी और हो सकता है उनका गुस्सा कम हो जाए, इसलिए यार प्लीज जल्दी जाओ। काजल अपनी आंखों को मसलते हुए जल्दी से बिस्तर से उठती है और नीचे जाकर घर के सारे काम करने लगती है और थोड़ी ही देर में उसके सारे काम खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वह रसोई में चली जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसकी सास उर्मिला वहाँ जाती है और उसे कल के कपड़ों में देखकर उससे बोलती है, बहू तूने अभी तक कल के ही कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब तू अभी तक नहाई नहीं है ना? क्या माँ जी, अशोक जी कहते हैं कि माँ जी चिल्ला रही हैं, पहले जाकर घर के सारे काम करो, और जब मैंने सारे काम कर लिए हैं तो आप कह रही हैं तूने कल के कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब तुम अभी तक नहाई नहीं हो। अरे मैं काम कर रही थी तो नहाती कैसे? बहू मुझे अच्छी तरह से पता है ये सारे बहाने तेरे ना नहाने के हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तू नहाने से भागती है। तू अभी इसी वक्त मेरी रसोई से बाहर निकल। लेकिन क्यों माँ जी, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो सबके लिए खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। तेरे हाथ का खाना खाएगा कौन? तुझे पता है ना मैंने चारों धाम कर रखे हैं, मैं बिना नहाए पानी तक नहीं पीती, तो तेरे हाथों का खाना कैसे खा लूंगी? माँ जी ऐसा मत बोलिए, अशोक जी को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मुझे खाना बनाने दीजिए। आप इतने भारी भरकम शब्द बोल रही हैं, लेकिन अगर मैं रसोई में नहीं जाऊंगी तो यहाँ पर काम कौन करेगा? हो सकता है आपको पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ जाए। मैं पूरे दिन भूखी रह लूंगी, वो मंजूर है, लेकिन तेरा बिना नहाए बनाया हुआ खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। तेरा ये रोज का ही नाटक है। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जो मेरे जैसी पूजा पाठ करने वाली औरत को तुझ जैसी ना नहाने वाली बहू मिल गई है, जो समय से नहा भी नहीं पाती है, तो पूजा पाठ क्या खाक करेगी? आप मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती, आपको कोई हक नहीं है मेरी बेइज्जती करने का। तेरी इतनी बेइज्जती करती हूँ तब तो तुझ पर कोई असर नहीं होता। अगर मैंने तुझे बोलना छोड़ दिया तब तो मुझे लगता है कि तू सालों साल नहीं रहेगी। उर्मिला इतना कहकर काजल का हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर निकाल देती है। ये बात काजल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसे तो नया बहाना मिल जाता है फिर से ना नहाने का, और वो गुस्सा होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। काजल आए दिन ना नहाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती। एक दिन उसका पति अशोक ऑफिस से घर आता है और हॉल में अपनी माँ को बैठा हुआ देखकर उनसे बोलता है,
माँ आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम सभी को पूजा में जाना है। कौन सी पूजा? किस पूजा की बात कर रहा है बेटा तू? अरे माँ मैं उस पूजा की बात कर रहा हूँ जो आप दिन रात करती रहती हो, यानी कि पूजा पाठ, कीर्तन, भजन। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन जाना किसके यहाँ है? माँ अजीत को तो आप जानती हो, उसके मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है आज, तो उन लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है और पूजा पाठ भी होगा, तो हमारा खाना पीना भी वहीं होगा। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, लेकिन एक बार अपनी पत्नी से पूछ ले कि वो पूजा जाने के लायक भी है या नहीं, क्योंकि नहाना तो उसे होता नहीं है, तो वो पूजा भी क्या ही करेगी। ऐसी बात नहीं है माँ, सुबह से शाम हो गई है, अब तक तो उसने नहा लिया होगा। एक काम करते हैं, मैं उसे आवाज देता हूँ और पूछता हूँ। अशोक इतना कहकर काजल को आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर काजल हाथों में बाल्टी लिए छत से नीचे आती है, जिसे देखकर उर्मिला बोलती है, देख बेटा, अभी भी वो कपड़े पहने हुए हैं जो इसने पहले पहने हुए थे, इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये अभी तक नहीं नहाई है। काजल ये सब क्या है? सुबह से शाम हो गई, तुमने अभी तक नहाया नहीं। आखिर ऐसा भी कौन सा काम आ गया जो तुम बिजी थी? अशोक जी, मैं छत पर आप सभी लोगों के लिए पापड़ बना रही थी, उसी में इतना समय लग गया, उसी के चक्कर में मैं नहा नहीं पाई। माँ बिल्कुल सही कहती है, तुम हमेशा ना नहाने का कोई ना कोई बहाना खोज लेती हो, और अगर अब तुम नहाने भी जाओगी तो भी देर हो जाएगी हमें, तब तक पूजा भी खत्म हो जाएगी। बेटा तू इसकी छोड़, एक काम करते हैं कि हम दोनों चलते हैं, वैसे भी बिना नहाए तो ये पूजा पाठ में बैठ नहीं सकती है। हाँ माँ, अब यही करना होगा। मैं तो बस ये सोच रहा था कि रास्ते में इसका मायका पड़ता है, अगर इसको ले चलूंगा तो रास्ते में इसके मम्मी पापा से इसे मिलवा दूंगा, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं, जब ये तैयार ही नहीं है तो उसको कैसे ले जाए। आप सच कह रहे हैं? आप मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलवाने के बारे में सोच रहे थे? मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें बहुत देर हो चुकी है। अभी तो तुम्हें बहुत समय लग जाएगा, तुमको ना नहाने के बहाने बहुत खोजने होते हैं ना, तो आप बैठो घर में। ऐसा मत करिए, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी, मुझे भी आपके साथ लेकर चलिए ना प्लीज। नहीं, अब तुम्हारी सजा यही है, तुम अकेले रहोगी और मम्मी पापा से भी मिलने नहीं जाओगी। अशोक इतना कहकर थोड़ी देर बाद अपनी माँ उर्मिला के साथ पूजा में जाने के लिए निकल जाता है, और अपने ना नहाने के चक्कर में काजल घर पर अकेली ही रह जाती है, और ना ही वो लोगों के साथ जा पाती है, और ना ही वो अपने मम्मी पापा से मिल पाती है, जिसके बाद उसे बहुत पछतावा होता है। रेखा की शादी युवराज से बड़े ही धूमधाम से हुई थी। रेखा के परिवार में उसकी सास कविता और ससुर गोपाल थे। ऐसे एक दिन सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी हाथों में सूटकेस लिए रेखा की बड़ी ननंद हेमा घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। हेमा को ऐसे अचानक देखकर कविता बोलती है, अरे बेटा क्या हो गया? तू सुबह सुबह ये बैग वैग लेकर यहाँ क्या कर रही है? सब ठीक तो है ना? दीदी क्या बात है, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? कुछ बोलिए ना दीदी। भाभी माँ, मैंने अपना ससुराल छोड़ के आ गई हूँ, मैं नहीं रह सकती वहाँ अब। क्या कहा? ससुराल छोड़ कर आ गई? पर क्यों बेटा? अरे सब लोग सारी बातें यही पूछ लोगे क्या? चल मेरे बच्चे अंदर बैठ जा, मैं पानी लेके आती हूँ, उसके बाद बताइयो कि आखिर हुआ क्या है। इतना कहकर कविता हेमा को सोफे पर बैठाती है और उसे पानी देती है, जिसके बाद हेमा बोलती है, माँ मैं सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे ताने देती रहती है, यहाँ तक कि मेरे पति भी मेरा साथ नहीं देते हैं, तो मैं फिर उस घर में रह के क्या करूँ? इसलिए मैं वहाँ से चली आई। अगर आप लोगों को भी मुझे यहाँ नहीं रखना है तो आप बता दीजिए, मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। सभी लोग मिलकर हेमा को समझाते हैं, जिसके बाद हेमा भी सभी के साथ बैठकर नाश्ता करती है और अपने कमरे में चली जाती है। हेमा एक बहुत ही आलसी और अपना हुक्म चलाने वाली लड़की थी। रेखा और इसकी इन आदतों से वो भली भांति परिचित थी, पर अपने सास ससुर के आगे वो कुछ नहीं बोल पाती थी। दिन गुजरते चले जाते हैं। हेमा के आने के बाद रेखा का काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे एक दिन रेखा घर का सारा काम करके बस बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर हेमा आती है और उससे बोलती है, भाभी आपका सारा काम हो गया? हाँ दीदी हो गया। क्या हुआ? होना क्या है, मुझे भूख लगी है। आपने दाल चावल बना के रखे हुए हैं और मेरा उन्हें खाने का बिल्कुल मन नहीं है, इसलिए ना आप मेरे लिए जल्दी से आलू पूड़ी बना दो, मुझे वही खानी है। पर दीदी मैं तो अभी ही फ्री हुई हूँ, मैं रात में आपके लिए आलू पूरी बना दूंगी, अभी आप थोड़े से दाल चावल खा लीजिए। रेखा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कविता आ जाती है और बोलती है, बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मना करने की? मेरी बेटी जो मांग रही है उसे बना के दे, समझ में आई बात? माँ जी मैंने गलत क्या कह दिया? मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ ना,
मुझे भी आराम की जरूरत है। मैंने मना थोड़ी ना किया है, यही तो बोला है कि आलू पूरी मैं डिनर में बना दूंगी। देख रही हो ना माँ, कैसी कैची की तरह जुबान चल रही है इसकी। आने दो आज इसके पति को, उसी के सामने इसको सीधा ना किया ना तो मेरा नाम भी हेमा नहीं है। इतना बोलकर हेमा कमरे में चली जाती है। बेचारी रेखा उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जैसे ही युवराज घर पर आता है तो हेमा उसके कान में फुसुर फुसुर करना शुरू कर देती है, जिसके बाद युवराज गुस्से में रेखा के पास जाता है और उससे बोलता है, जब मेरी बहन ने तुमसे कोई काम कहा तो वो काम तुम करती क्यों नहीं हो? हाँ, एक छोटी छोटी बातों के लिए मैं तुम्हें कुछ कहूँ या मेरी बहन परेशान हो, ये तुम्हें अच्छा लगता है क्या? अब से ना तुम वही करोगी जो मेरी बहन कहेगी, समझी तुम? क्यों, आपकी बहन जो बोले मैं वो क्यों करूं? मैं उसके इशारों पर नाचने वाली गुड़िया हूँ। अरे ये घर है या राजनीति, जो आता है बस अपना राज चलाने लग जाता है। पहले सासू माँ मुझ पर हुक्म चलाती थी, उसके बाद आपकी बहन आ गई, वो भी मुझ पर हुक्म चलाती रहती है, और अब आप अपनी बहन के बहकावे में आकर मुझे सुना रहे हो, हाथ उठा रहे हो मुझ पे। आपको नहीं दिखता कि मैं सारा सारा दिन कितना काम करती रहती हूँ? रेखा और युवराज आपस में बहसी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गोपाल, कविता और हेमा तीनों आ जाते हैं और हेमा बोलती है, देख रहे हो ना युवराज, कैसे तुम्हारे सर पे चढ़ के नाच रही है। अरे ये औरत है, इसके ऊपर ना लगाम लगा के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हद से ज्यादा ही बिगड़ जाए। अगर आप यहाँ पर रही तो जरूर बिगड़ जाएंगी। आपसे अपना घर तो बसाया नहीं गया, लेकिन हमारा घर तोड़वाने के लिए आप यहाँ पर आ गई। आपकी इन्हीं आदतों की वजह से ना आपकी सास के साथ नहीं बनती है, और बकायदा अपनी गलती को समझाने की बजाय आपने अपने ससुराल वालों को ही गलत बना दिया और आराम से अपने मायके में आकर बैठ गई। बहू अपना मुंह बंद कर ले, इससे पहले कि मुझे तुझ पे गुस्सा आ जाए और मुझे हाथ उठाना पड़ जाए। तो उठा लीजिए ना, और कर भी क्या सकती हैं? आपका जोर बस आपकी बहू पर ही चलता है क्या? आप सब लोग अपनी एक सत्ता बनाकर बैठ जाते हैं और मुझे अकेला काम करने के लिए यहाँ छोड़ देते हैं, जैसे मैं कोई अन्य पार्टी हूँ, और आप सब एक ही पार्टी के सदस्य हैं। समझाना है तो अपनी बेटी को समझाइए ना, मुझे नहीं। सभी को मुंह तोड़ जवाब देकर रेखा वहाँ से चली जाती है। रेखा की बातें सुनकर हेमा के तन बदन में आग लग जाती है। वो झूठा रो राने का नाटक करते हुए गोपाल और युवराज और कविता से खूब सिंपैथी लूटती है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। अब हर रोज रोज हेमा रेखा को आए दिन युवराज के साथ तो कभी कविता के साथ लड़वाती रहती, तो कभी गोपाल के साथ किसी न किसी वजह से हर बात पर कलेश करवाती रहती। ऐसे एक दिन हेमा अपनी माँ से बोलती है, माँ, पानी ना सर के ऊपर जा चुका है, मेरी बातें मान लो, और भाभी को ना आप उनके घर वालों को बुलाकर उनकी बेइज्जती करो, और इसकी भी बेइज्जती करो, जब इन्हें पता चलेगा आखिर इन्होंने अपनी बच्ची को क्या संस्कार दिए हैं। तू सही कह रही है बेटा, ऐसा ही करना पड़ेगा अब। हेमा सभी के मन में अच्छे से रेखा के खिलाफ जहर भर देती है, जिसके बाद कविता रेखा के माता पिता को घर बुलाती है और उनके सामने ही रेखा की खूब बेइज्जती करती है, और साथ ही उसके माता पिता को भी खूब बुरा भला कहती है। इतना सब होने के बाद भी रेखा चुप रहती है और वो कुछ नहीं कहती। तभी हेमा रेखा से बोलती है, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना तुम, इस घर में सबसे बड़ी हूँ मैं, और यहाँ पे मेरा राज चलेगा, मैं जो चाहूंगी वही होगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम कभी भी अपनी महानता को साबित नहीं कर पाओगी। इतना बोलकर ही मन में हंसते हुए हेमा वहाँ से चली जाती है। रेखा को अब समझ में आ गया था कि उसकी अपनी ननद की राजनीति ही ये सब कुछ करवा रही है। अब वो उस राजनीति को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने भी उसकी तरह सोचना शुरू कर दिया, उसी की तरह चाल चलनी शुरू कर दी। ऐसी रेखा एक दिन वकील से बात करती है और हेमा और उसके पति के नाम पर डाइवोर्स पेपर बनवाती है। उन डिवोर्स पेपर को लेकर रेखा चुपचाप हेमा के ससुराल वालों के पास जाती है और बोलती है, ये लीजिए, मेरी ननंद ने आपको तलाक देने का फैसला कर लिया है, इसलिए उन्होंने ये पेपर भिजवाए हैं। वो चाहती हैं कि आप इन पर साइन करके मुझे दे दें, ताकि वो भी इन पर साइन कर दे। रेखा की बात सुनकर हेमा की सास मेघा गुस्से में बोलती है, शर्म नहीं आती उसे, लड़की को ये सब करते हुए? पहले ही उसने हमारे नाक में इतना दम कर रखा था, और अब ये तलाक के कागज भिजवा कर वो साबित क्या करना चाह रही है? उसने कभी मेरे बेटे को पत्नी होने का सुख और मुझे एक बहू होने का सुख नहीं दिया, जो वो तलाक की बातें कर रही है। अरे उसने तो शादी के अगले दिन ही तलाक कर लिया। मुझे और मेरे बेटे से जितने दिन वो यहाँ रही है, उसने बस हमारा खून ही पिया है।
रेखा उन्हें सारी बातें बताती है, जिसके बाद मेघा और हेमा का पति मिलकर रेखा के साथ उसके ससुराल जाते हैं। अपने पति और सास को एकदम से अपनी आंखों के सामने देखकर हेमा थोड़ा घबरा जाती है। तभी मेघा हेमा से बोलती है, ये डाइवोर्स पेपर भेजकर क्या साबित करना चाहती है कि तू बहुत अच्छी और हम बहुत बुरे हैं? डाइवोर्स पेपर? मैंने कोई डाइवोर्स पेपर नहीं भेजे हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं समधन जी? हमारी तरफ से कोई कागज नहीं गए हैं। अच्छा तो फिर ये क्या है, देखना जरा। है तो ये डाइवोर्स पेपर ही, पर ये मैंने नहीं भेजे हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बातों पे यकीन कीजिए। सासू माँ, मैंने ये नहीं किया है। हेमा बार बार अपनी सफाई देती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद रेखा बोलती है, क्या हुआ ननद जी, बुरा लग रहा है क्या? आप गलत नहीं हैं, फिर भी लोग आपको गलत बना रहे हैं। ये डिवोर्स पेपर आपने नहीं बल्कि मैंने ही उनके घर भेजे थे और उनको यहाँ पर भी मैं ही लेकर आई हूँ। आपका सारा झूठ अब मैं बाहर निकाल कर ही रहूंगी। आप क्या समझती हैं कि आप हर तरफ अपनी राजनीति चला देंगी और सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। शेर को जब सवा शेर मिलता है ना, तो उसे भी मात खानी ही पड़ती है। आंटी जी और जमाई जी, आप लोगों के सामने सच है, आप ही फैसला कीजिए कि क्या करना है। रेखा की बात सुनकर मेघा और हेमा का पति कविता, गोपाल और युवराज के सामने सारा सच बताते हैं, जिसे सुनने के बाद गोपाल और कविता का सर शर्म से झुक जाता है और रेखा बोलती है, क्या हुआ माँ जी, अब अपनी बेटी को थप्पड़ नहीं लगाया जा रहा? ऊंची आवाज में बात नहीं की जा रही है क्या? क्यों? क्योंकि वो आपकी कोख से जन्मी है इसलिए, और मैं किसी और की कोख से जन्म लेकर अपना परिवार छोड़कर आपके परिवार में रहने आई हूँ, यहाँ की जिम्मेदारियाँ संभाल रही हूँ, तो आप ये सब मेरे साथ कर सकती हैं। दीदी जो भी कहती थी आप लोग आंख बंद कर यकीन कर लेते थे ना। आपको कभी नहीं दिखा कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करती हूँ। अरे अच्छी हूँ और घर बसाना जानती हूँ, इसलिए कभी घर छोड़कर नहीं गई, वरना आपने जो जो किया है ना, डिवोर्स तो मैं भी आपके बेटे को दे सकती हूँ। रेखा की बातें सुनकर सभी की बोलती बंद हो जाती है और हेमा चुपचाप अपना सूटकेस उठाकर अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है और उनके साथ वापस ससुराल चली जाती है। हेमा के जाने के बाद कविता, गोपाल और युवराज भी अब रेखा को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और फिर घर में कभी लड़ाई झगड़ा और बहस नहीं होती।